अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, सख्त सर्द मौसम में खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा से नकल मकानी पर वफाकी और केपी हुकूमत खुलकर सामने आ गई हैं। दोनों ही ये जो मामला है इस पर हमें सियासत का इल्ज़ाम लगाती दिखाई देती हैं। वफाकी हुकूमत की बात करें तो वो नकल मकानी को सीजनल माइग्रेशन करार दे रही है और उन 4 अरब रुपए के फंड्स पर बात कर रही है जो केपी हुकूमत के मुताबिक मुतासरीन के लिए रखे गए थे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने आज एक वीडियो पैगाम में केपी हुकूमत पर उन 4 अरब रुपयों में होने वाली मुबैना करप्शन को छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया है। कहना उनका यह था कि वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अगर कोई ऑपरेशन किया तो सबको बता कर करेंगे, वहाँ सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई वाले वादी तीरा में ऑपरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। वफाकी हुकूमत को कोई ऑपरेशन करना होता तो छुपाते क्यों? तीरा में जब ऑपरेशन होगा ऐलानिया होगा। दूसरी तरफ केपी हुकूमत ने 31 जनवरी को जमरूद स्टेडियम में ग्रैंड जरगे का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक नाज़रीन, तीरा से नकल मकानी के मामले पर इतवार के रोज जमरूद फुटबॉल स्टेडियम में पूरे खैबर में बसने वाले जो अक़वाम हैं उनका ग्रैंड जरगा बुलाने का ऐलान किया गया है। मंगल के रोज वज़ीर आला के दफ्तर से जारी वीडियो पैगाम के मुताबिक बंद कमरों में किए गए जो फैसले हैं उनके संगीन नताइज आवाम को भुगतना पड़ते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम सियासी और मजहबी जमातों के जरगे में मुतफ़क्का तौर पर कहा गया था कि फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं बल्कि दहशतगर्दी का खात्मा बातचीत, मुशावरत और जिरगा सिस्टम के जरिए ही मुमकिन है। सुहेल आफरीदी का यह भी कहना था नाज़रीन के इतवार के रोज जमरूद फुटबॉल स्टेडियम में पूरे खैबर में बसने वाली जो अक़वाम है उनका ग्रैंड जिरगा बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि वो अपनी मर्जी से नकल मकानी कर रहे हैं या फिर उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती दखल किया गया है। नाज़रीन, ये जो पेचीदा सूरत हाल है इसमें शदीद सर्दी के बावजूद सियासी हिद्दत बढ़ती चली जा रही है और इसकी बेनिफिशरी हुकूमत है और नहीं अपोजिशन, बल्कि वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं जिनके लिए ये महाज आराई किसी सहूलतकारी से कम नहीं। सवाल यहाँ ये है कि सारी सूरत हाल पर रोज़ मीडिया को ब्रीफ करने वाले और टॉक शोज़ में अहम एंकर्स को दस्तयाब जो वफाकी वज़रा हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं और केपी हुकूमत के जिम्मेदारान हैं, एक दूसरे को मैसर क्यों नहीं हैं? हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर बात करने के लिए आला केपी के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शफकत अय्याज साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफकत अय्याज साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शफकत साहब, इल्ज़ामात का एक सिलसिला दिखाई देता है हमें तीरा के मसले को लेकर जो ख़त्म होकर नहीं दे रहा है। आप लोग जो हमें दस्तयाब हैं वो एक दूसरे को मैसर नहीं हैं, ये हमारा आज का पॉइंट है। आप लोग टीवी पर आकर बात करते हैं, बहस करते हैं, अपनी अपनी राय सामने रखते हैं, अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। आप एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बैठ जाते? आपसे मुराद मेरी है हुकूमती अराकीन और आप पीटीआई के लोग। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें आपने जो बात की वाकई हम भी यही चाहते हैं और मेरे ख्याल से हमारे चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब ने बारहा कहा है कि आप लोग जो है खुद से फैसले ना करें। जब भी अगर आपने ऑपरेशन करना हो या कोई टारगेटेड ऑपरेशन करना हो या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना हो तो हमारा सूबा जो है चूंकि उसमें ये ऑपरेशन होते हैं तो आप यहाँ के हुकूमत को, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों को और यहाँ के जो अमायदीन हैं, इलाके के मशरान हैं, उनको बिठाएं साथ में। जिस तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जरगा बुलाया था और जिसमें हमने 15 पॉइंट एजेंडा बनाया था और जिसमें हमने कुल की ये कहा था कि हम किसी भी ऑपरेशन को नहीं मानते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जितना भी ऑपरेशन हुआ है आज से पहले 20 बड़े ऑपरेशन और 14,000 छोटे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जो हुए हैं, तो आज तक उसका रिजल्ट क्यों पॉजिटिव नहीं आया? तो हम भी तो ये चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कल को ये जरगा बुलाएं, हमें कोई मसला नहीं है और हमारी पार्टी का भी कोई मसला नहीं है, हमारी हुकूमत का भी कोई मसला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी तमाम पार्टियां हैं वो और अमायदीन को बुलाएं, उनके साथ मशवरा कर ले। अच्छा, ये मशवरे की बातें शफकत साहब, मशवरे की बातें तो अब बहुत अरसे से कर रहे हैं ना, लेकिन अमलन हो कुछ नहीं रहा है। आप लोगों से हम बात करते हैं, आप हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं कि वो अमली इक़दाम नहीं कर रहे। उनसे हम पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कि आपका वतीरा ही नहीं है कि आप बैठ कर बात करें या आप पर वो एतमाद ही नहीं करते हैं। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि तीरा के लोगों की, ज़ाहिर है कि हम इस प्रोग्राम में बात आपसे करना चाह रहे हैं, कितनी सच्चाई है सर इस बात में? ये जो कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर खैबर जो हैं उन्होंने 28 अक्टूबर 2024 को सूबाई हुकूमत को जो है खैबर पख्तूनख्वा कि उसको बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया था कि नकल मकानी हो रही होगी। तो तब से लेकर अब तक आप लोगों ने इंतजामात क्यों नहीं किए इसको लेकर, जबकि कहा यह जा रहा है, हम देख रहे हैं आप पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि मुतासरीन के नाम पर आपने 4 अरब रुपयों की करप्शन भी की है। तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं। तो जब ये पैसे अपने मुख्तस किए थे तो वो इक़दामात हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्यों हमें बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने जो उनके बेटे हैं उनके साथ मुख्तलिफ गाड़ियों में अपना सामान लादे हुए हमें इतनी बर्फ़बारी में जगह जगह रुके हुए दिखाई देते हैं? सर क्यों ये सिचुएशन क्रिएट हुई है? ज़िम्मेदार कौन है?
अच्छा जी, पहली बात तो ये है, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम फेडरल में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम उनको इन्फॉर्म कर लें या उनको इत्तेमाद में लें। अगर फेडरल हमारी सूबे में ऑपरेशन करना चाह रही है तो उनको चाहिए कि वो हमें इन्फॉर्म कर ले, हमें हम्म। इत्तेमाद में लें। हम्म। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने बात की कि वहां पे सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि फेडरल हुकूमत का ये वतीरा रहा है कि वो चाहते हैं कि पीटीआई हुकूमत नाकाम हो, इमरान खान नाकाम हो, उनकी पार्टी, उनके जो है उनके सीएम बदनाम हो। इन्होंने कोशिश की, जब ये 2 महीने पहले इन्होंने ऑपरेशन के मद में 24 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसमें कोर कमांडर साहब और आईजीएफसी बैठे हुए थे, और इन्होंने वहां के 22 बंदों के साथ मिलके फैसला किया कि यहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है और यहाँ पे जाहिर बात है कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि वो निकल जाए। और अगर आपने देखना है तो मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो आप खुद भी देख लें और लोगों को भी दिखाएं कि उस वीडियो में वो 24 बंदों में से एक मशर जो है उस इलाके का, वो खुद जाके वहां पे जरिए में कहते हैं कि 4 बातें हुई हैं जिसमें वो हमें ये कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि हम जब ऑपरेशन करेंगे तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह अच्छा, रहे लेकिन हैं कि देखिए हमने 4 देखिए अरब रुपए बात सुनिए ना शफकत साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है, आपको नहीं बताया गया। करने दें। ऑपरेशन हो रहा है, आपको नहीं बताया गया। आप हुकूमत ये कह रही है, सर सुन लेना सर, फिर आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा ना मेरे पॉइंट को। मैं आपको रोक नहीं रही, मैं बस चाह रही हूँ आप इसको भी ऐड कर लें, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि कोई ऑपरेशन जिसका बार बार आप लोग जिक्र कर रहे हैं उस तरह का कोई बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अलबत्ता ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो जरूर हो रहे हैं, वो तो काफ़ी अरसे से जाहिर है कि जारी हैं। और लोगों को जहां अगर ये ऑपरेशन हो रहा होता है, जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी का खतरा होता है, वहां हमेशा से उनको खुद से वो लोग निकल जाते हैं। तो आप इल्ज़ाम तो नहीं धरे ना कि ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है, ऐसी तो कोई तला नहीं है सर। देखिए आपने देखा कि बाजोड़ में इन्होंने कोई नाम दिया था उस ऑपरेशन को, या इन्होंने ये कहा था कि हम वहां पे कितना बड़ा ऑपरेशन करें जब ये लोगों को निकाल रहे थे। वजीरिस्तान से इन्होंने कितने लोगों को निकाला था जो कि अभी भी बैठे हुए हैं और ये कह रहे थे कि हम उनको 4-4 लाख रुपए देंगे। आज तक ना उनको पैसे दिए और ना उन लोगों का इन्होंने मतलब कोई पूछा है। उसके बाद बात अब ये है कि इन्होंने जब ये फैसला, और ये जो 2 महीनों के बाद ये नोटिफिकेशन करते हैं, जब इन्होंने देखा कि सीएम साहब खुद ये हमें कह रहे थे कि आप लोग जो है ना लाहौर और कराची जा रहे हैं, लोगों का पूछ नहीं रहे कि यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। तो सीएम साहब 2 दफा तीरा गए वहां पे, उन्होंने लोगों के साथ कांटेक्ट किया, वहां पे माहिदीन के साथ मिले, वहां पे जरगा किया। फिर आपको पता है कि तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये जो हम टीवी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, फिर से मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर देती हूँ फिर दिखा दें कि किस तरह से लोग सर्दी में बर्फ के अंदर हमें तकरीबन जमते हुए दिखाई देते हैं। ये नतीजा निकला उन बैठकों का सर। नहीं तो बर्फ का देखिए, बर्फ का तो हमारे पास भी कोई हल नहीं है। हम तो उनको गाड़ियां तो ये 4 अरब रुपए जो हैं, ये जो 4 अरब रुपए आपने फिर रखे थे, ये किस लिए रखे थे अगर बर्फ का कोई हल ही नहीं ढूंढना था आपने? ये 4 वही मैं कह रहा हूँ। देखिए हमने पीडीएम को, आपने देखा होगा कि सीएम साहब ने वहां पे जाके लोकल इंतजामिया को बताया कि वहां के जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वहां के यहाँ से पीडीएमए को ले जाकर वहां पे गाड़ियां ले जाकर वहां पे काम शुरू कर दिए। आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन सेंटर कई बना दिए गए ताकि रजिस्ट्रेशन का जो है वो प्रोसेस तेज हो, ताकि लोग आसानी के साथ निकल जाए। अब आप मुझे बताएं कि आप अगर वहां से 90,000 लोगों को निकालते हैं तो क्या ये इतना आसान है कि आप जो है ना एक दिन में जाके सबको निकाल दें? आप वहां पे खुद ही चाहते हैं कि यहाँ से जो लोग जाएंगे नकल मकानी करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उनकी गाड़ियों के नंबर्स का पता चले कि यहाँ से जो लोग जाते हैं, खुदा ना खासा ये लोग ये भी कहते हैं कि वहां पे जाके दहशतगर्दी ना करे। यहाँ से जाते तो कहाँ पे ये स्टे करेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी औरतें हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत लेंथी होता है। और सीएम साहब ने वहां पे आपने देखा होगा कि लोगों को और इवन डीसी को उन्होंने बताया कि आप जो है ना सेंटर्स ज्यादा कर दे ताकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तेज हो, लोग जल्दी से प्रोसेस करके वो निकल जाए यहाँ से। अब बात ये है कि कुछ चीजें जो है वो कुदरती होती है। अब बर्फबारी वहां पे अगर हो रही है, बारिश वहां पे होती है, तो हम उनको रोक नहीं सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स वहां पे गए और आपने देखा कि 3010 लोगों को हमने वहां पे रेस्क्यू किया, लोगों को बाहर निकाला। अब ये अगर ये कहते, एक तरफ ये इल्जाम लगाते कि आपने पहले से पैसे क्यों रखे थे, हमें पता था, सुहेल अफरीदी को पता था कि आप उनको बदनाम कर रहे हैं और फेडरल हुकूमत जो है। चले मुझे मेरे लिए सहल कर देना, आसान कर दीजिए मेरे लिए, मेरे देखने वालों के लिए। ये जो आप कह रहे हैं कि आपने जितनी आप तादाद बता रहे हैं कि इतने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है, ये उन 4 अरब रुपयों में से आपने किया है और वो पैसे जो हैं वो अभी भी इन लोगों पर लगाए जा रहे हैं, कुछ इकदाम हो रहे हैं?
یہ تو 4 ارب रुपए हैं, अगर हमें 10 अरब रुपए और देने पड़े हम फिर भी देंगे। तो पहले उन 4 अरब रुपयों का तो बता देना सर, वो लग गए वो, और ये हालात है सर। बता रहा हूँ मैं सिर्फ, देखें पैसे इस तरह नहीं होते कि सीएम साहब जेब में लिए फिरता है या मिनिस्टर जो है वो जेब में लिए फिरता है और लोगों को दे रहा होता है। अच्छा, किस तरह से आप दे रहे हैं, वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं मिलते हुए दिखाई नहीं देते ना। ये अगर इनके पास पैसे हों तो इनके ये हालात हों, ये इस तरह से गाड़ियों में सामान लाद के, पुराने मॉडल्स की गाड़ियां हैं, आप उस सिचुएशन देखिए किस तरह से ट्रकों के अंदर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, इनके तो हालात से कहीं नहीं लग रहा कि इनको पैसे मिले। ये तो लग रहा है कि बिल्कुल लुटा पुटा के सारा कुछ जो है ये इस तरह से निकलने पर अपने घरों से मजबूर हुए हैं, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है, ये जो सिचुएशन है। अच्छा, अब मैं बोलूं? प्लीज प्लीज। जी, अच्छा, बात यह है कि जो बार बार आप यही बात कर रही है कि 4 अरब रुपए किस तरह लगाए हैं, तो सारी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी कि कब आएगी सर, किस तरह लगाए हैं, कब आएगी? जो मैं, ये तो अभी प्रोसेस शुरू है ना। अब ये तो नहीं है कि आप क्या समझती है कि ऑपरेशन खत्म हो गया या लोगों की रिकल मकानी खत्म हो गई है, अब तो सिस्टम शुरू हो गया है। बात ये है कि वो उसमें भी आपके पास अगर आप कितनी रिसोर्सेज है तो फेडरल हुकूमत को कह दे कि वहां पे नेब के थ्रू एक इंक्वायरी बिठा दे। और जो अच्छा, आपके सीएम साहब ने कहा है, आपके सीएम साहब ने कहा कि ये जो इतवार को जिरगा होने जा रहा है, मैं भी सुन रही थी, जो शफी जान साहब हैं वो भी फरमा रहे थे कि इतवार को हम सारी चीजें जो हैं वो आवाम के सामने रख देंगे। तो क्या मैं ये समझूं कि जो सवाल मैंने आपसे किया है कि क्या 4 के 4 अरब रुपए लग गए, या तलाल चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं कि उसमें करप्शन हुई है, शफाफियत हुई है, जो भी हुआ है बकौल आपके कि शफाफ तरीके से हो रहा है, तो इसका हिसाब आप इतवार को दे रहे होंगे। इस जिरगे से क्या हो रहा होगा, इस जिरगे के बाद क्या हो रहा होगा, ये लोग वापस चले जाएंगे, क्या प्लान क्या आपका उस जिरगे के लिए? कोई तलाल चौधरी को इतना बताएं कि मिचेवर स्टेटमेंट दिया करे, जरगों में लोग किसी को हाँ खुल के अगर इतना बता दे कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, वहां पे लोगों को हमने 4 अरब रुपए के हिसाब नहीं देने होंगे। अच्छा। बात यह कि आपने विजन पे बात करनी होती है, आपने मसाइल पे बात करनी होती है, हमने उस नोटिफिकेशन पे बात हम करेंगे कि वो नोटिफिकेशन क्यों हुआ था और ये चाह क्या रही थी। 24 कमेटी जब बनी थी तो ये तब क्या चाह रही थी, और जब ये इतना अरसा ये नकल मकानी हो रही थी तो तब ये खामोश क्यों बैठे थे? अच्छा, यानी आप जिरगे में भी आप सिर्फ वफाक को मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे होंगे। सर जी अर्ज सुन लेना सर जी, कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ ये लोग तो जा नहीं रहे, सीएम साहब के खिलाफ ये जा नहीं रहे, वो लोग उनके साथ जुड़ गए दिलों से। अब अच्छा, आप मुझे ये बता रहे हैं और मेरे देखने वालों को ये बता रहे हैं शफकत साहब कि आप इस जिरगे में भी इल्जामात लगा रहे होंगे वफाक के ऊपर, आप अपना हिसाब नहीं दे रहे होंगे। आपसे अगर कोई जिरगे में ये पूछ लेगा कि ये पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा, आपने कहा कि हम उनको वो जवाब दे नहीं है, आप वहां पे आप हिसाब किताब देने नहीं जा रहे, वहां पर आप वफाक पर इल्जाम लगाने जा रहे हैं। मुझे मेरी बात सुने, देखें, जब आप बात करती हो करप्शन की, तो करप्शन के लिए कोई अवाम जो है हाँ आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन करप्शन ढूंढने के लिए इदारे होते हैं और हम वेलकम करेंगे कि अगर वो कल आ जाएं, हमसे पूछे, सीएम साहब से पूछे तो हम उनको जवाब दें। हम आपसे नहीं पूछ सकते, हम अवाम आपसे नहीं पूछ सकते। नहीं, आप भी पूछ, देखें, आप भी पूछ, तो मैं पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे रहे ना शफकत साहब, आप बता नहीं रहे मुझे, बता दें कैसे लगे हैं, किनको दिए हैं, कुछ तो बताएं। मुझे आपकी, देखें, तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, पैसे लग चुके हैं। चले मुख्तसरन ये बता दें, ब्रेक पे मुझे जाना है, प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं वक्त हमारे पास इतना कम है, 5 पेपर बाकी और आप कह रही कि मुझे हिसाब दे दे, तो ये कहाँ की बात हो गई? अच्छा, यानी ये पैसा अभी लग रहा है, आप ये फरमा रहे हैं? जाहिर बात है लगेंगे। चलें, वी होप कि अगर ये पैसे लगेंगे तो उनका कोई रिजल्ट भी दिखाई। हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग जो हैं इस तरह से बर्फ़ में फंसे हुए हैं और अभी तक आपकी हुकूमत जो है वो सिर्फ इल्ज़ामात तक उलझी हुई है। ये इल्ज़ामात से बढ़कर हमें कुछ अमली इक़दामात करते हुए भी दिखाई दे उन रुपयों के ऊपर जो तलाल चौधरी साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आपने सिर्फ रखे हैं, या शायद उनमें गबन कहीं हो गया। जवाब अभी आप दे नहीं पा रहे हैं, आपने कहा कि आप जवाब देंगे। अगर कोई इदारा आपसे पूछेगा, लेट्स सी, आपसे पूछा जाता है तो आप उसका क्या जवाब देते हैं, मुझे तो आपने जवाब नहीं दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, इससे कतई नज़र के सतह समंदर से 2300 मीटर बुलंद वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी सीजनल माइग्रेशन है। ये किसी जरगे से अंडरस्टैंडिंग का नतीजा। बहरहाल लोग हज़ारों की तादाद में तीरा से निकले हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी जो है एसोसिएटेड प्रेस, वो ये कहती है कि 70,000 अफराद ने नकल मकानी की है। इनमें ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, बच्चे भी ज़ाहिर है कि शामिल हैं। कि भी हुकूमत इसे जबरन इनखला का नाम देकर किसी ऑपरेशन की तैयारी का आगाज़ कर रही है, जबकि वफाकी हुकूमत का कहना यह है कि ऑपरेशन करना हुआ
हुआ तो एलानिया करेंगे। अब सवाल ये है कि वफाक और केपी में इतना फासला क्यों है? ये कैसी वर्किंग रिलेशनशिप है कि किसी मामले पर मुफाहमत दिखाई ही नहीं देती? हाँ, हर मामले पर मज़ाहमत का नारा ज़रूर बुलंद हो जाता है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केपी से सीनियर सियासतदान और नून के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एसोसिएटेड प्रेस का अभी हम जिक्र कर रहे थे, उसने ये रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 70,000 लोग जो हैं वो वादी तीरा से, कोहाट है, पेशावर है, बाचा खान खेल है, दीगर इलाके हैं, वहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। लेकिन आप ये फरमा रहे हैं वजूहात जो रिपोर्ट हो रही हैं या जिस तरह से पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है वो कुछ और हैं, लेकिन आप लोग, आपके रहनुमा जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये सीजनल माइग्रेशन है जो हर साल होती है। सर, मुझे ये बता दें कि अगर परिंदे भी कहीं से हिजरत कर रहे होते हैं तो उनमें भी इतनी समझ होती है कि किसी भी मौसम की शिद्दत से पहले वो वहाँ से उड़ान भरकर दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। तो ये लोग जो वहाँ के रिहायशी हैं तीरा के, ये इतने सर्द मौसम में क्यों इस तरह से सीजनल माइग्रेशन जो है वो कर रहे होंगे? इस मौसम में क्यों कर रहे होंगे? ऐसे वक्त में क्यों कर रहे होंगे? और अगर पीटीआई के इल्जामात गलत हैं तो प्लीज फिर उसकी आप बता दीजिएगा कि उसके पीछे क्या वजह है। देखिए जी, एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि 70,000 तो हो नहीं सकते, क्योंकि टोटल तो 28,000 उनके पॉपुलेशन। अब उधर आबादी है, जिस जगह को खाली करना या जिस जगह से नकल मकानी हो रही है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये तो गलत है। जहाँ तक आपने कहा कि जी ये सीजनल भी होते हैं, क्योंकि जितना आपने कोहाट और इधर उधर जब आपने बात की तो जाहिर है कि जब पहाड़ों में लोग रहते तो करते हैं, लेकिन इतना इकट्ठे कोई नहीं जाते हैं जरूर। और हमेशा के लिए पहाड़ों के जो लोग होते हैं, जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ नीचे वो लोग आ जाते हैं। अच्छा, वैसे सर हम तो एसोसिएटेड प्रेस की खबरों पर बड़ा एतबार करते रहे हैं, करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ तो इतनी आबादी नहीं है। गलत रिपोर्ट किया उन्होंने, आप ये फरमा रहे हैं। ये इसलिए कि मैं जब ये जो बात कर रहा हूँ ना कि जी सर, वो बाग एक इलाका है ना, पूरा खैबर एजेंसी तो नहीं है। पूरा खैबर एजेंसी अगर हो तो फिर इतना आबादी तो हो सकती है, लेकिन बाग एक इलाका है, उन्हीं का ये है, और वो टोटल पॉपुलेशन इतना ही तक है। लेकिन बात यही है, चलो 70,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, सबसे बड़ी बात यही है कि ये जिम्मेवारी सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। तो जो हमारे जो लोग बात करते हैं वो और तरीके से करते हैं। वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं है, और ऑपरेशन का जो तरीका वो एक दफा हुआ है मलाकन डिवीजन में, आपको याद होगा कि 35 लाख लोग वहां से माइग्रेट कर नकल मकानी कर गए, और फिर वो 3 महीने के बाद फिर वापस नकल मकानी कर गए थे। बिल्कुल, तो वापस फिर चले गए। तो मैं यही क्या, और मैं उसका इसलिए कि मैं उस सारी जर्गी में और वो नेगोशिएशन में, और फिर उनको जो लोग बाहर आ रहे थे, मैं खुद भी दीर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वो सारा पता है। हम कहते हैं कि इस वक्त जो सियासत हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों के लिए मुश्किलात तो है, चाहे वो खुद निकले या कोई भी निकाल ले, लेकिन मुश्किलात तो उसके लिए है। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, ऑपरेशन नहीं है ये। तो देखिए 2016 में जब नेशनल एक्शन प्लान बना था तो पूरा पाकिस्तान में हो रहे हैं और हर जगह पे हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है, एक या ये होता है ऑपरेशन उस जगह पे होते हैं कि पूरा इलाका कब्जा करे, जिस तरह मलाकन डिवीजन को कब्जा किया था। और तो फिर जाहिद साहब, ये जो फिर इतना संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है कि वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, इन लोगों को बेघर किया जा रहा है, इसमें वफाक मुलव्वस है, इसमें इदारे मुलव्वस हैं, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं फिर पीटीआई के इस इल्जाम के पीछे? सर देखिए, पीटीआई के एक अलमिया है, और वो यही है कि वो बदकिस्मती से वो डरते हैं, खौफजदा है। उनके खिलाफ जो पीडीपी है या जो दहशतगर्द है, उनके खिलाफ वो बात कभी कर नहीं सकते। आपको याद होगा 2013 में जब इनकी हुकूमत आई तो इमरान खान ने कहा कि उनके लिए ऑफिस खुलवा दे, परवेज खटक को कहा था, आपको याद होगा। उसके बाद भी जितने भी हुए तो उनने हमेशा के लिए उनके साथ हमदर्दी की हुई। अभी जाहिर है कि उनकी जो दहशतगर्द है उनके गिरा तो तंग हो रहा है ना, तो उसके लिए ये अपनी जान छुड़ाने के लिए ये बयान दे रहे जो मुनासिब नहीं है। और हम इसलिए इसको कहते हैं कि ये सहूलतकार है उनका वजह यही है कि ये खुद कहते हैं, बता भी देते रहे उनको सपोर्ट भी करते रहे, और उनके खिलाफ जब भी एक्शन होते हैं तो कोई मसला होता है। जब से ये आए, लेकिन इससे पहले ऑपरेशन भी हुआ है, वो मलाकन डिवीजन को खाली भी करवा दिया, फिर वहाँ पे लोकल इंतजामिया ने सब कुछ संभाला, लेकिन
ये जो जब तक जब इनकी हुकूमत आई है तो ये रोज ये मसला हो रहा है। और जहां तक ये फोर्सेस अच्छा, लेकिन अगर ऐसा है तो इससे अगर ऐसा है और इन्हें कोई दहशतगर्दों की जानिब से कोई खतरा है, या चले जैसे आप फरमा रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं, तो फिर ये इस मामले पर एक बड़ा जरगा कैसे बुला रहे हैं? इतवार को ज़ाहिर है ये जरगा हो रहा है, जमरूद में हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को वहाँ पर दुनिया के सामने लेकर आएंगे, पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएंगे, उनको हकीकत बताएंगे। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये मामला सुलझेगा इस जरगे के बाद, या आपको लगता है कि मजीद उलझ जाएगा? देखिए जी, वो हम ये लोग जो कुछ करते हैं वो सुलझाने के बजाय वो खराब होता जाता है मसले हमेशा के लिए। आपको याद, मैं आपको तफसील बताता हूँ कि देखिए अगस्त में चीफ मिनिस्टर ने एफएक्स कमेटी का मीटिंग बुलाया। एफएक्स कमेटी में आईजी कोर कमांडर, आईजीसी और चीफ सेक्रेटरी ये प्रेसिडेंट करता है उसको, एफएक्स कमेटी को चीफ मिनिस्टर। उसने जब किया, ये उस वक्त गंडापुर था, तो इसने क्या था, उस पर यही हुआ था कि जी ये तिरा में जो ये लोग दंदनाते फिर रहे हैं, और जब फोर्सेस वहाँ के पुलिस हो या फौज हमारे गुजरते तो फायरिंग करते हैं, तो उन्हें कहा कि उनसे बात करें। ये जगह तो सिर्फ सूबाई हुकूमत ने खुद बनाया था 24 लोगों का, और उनको कहा था कि ये 3 ऑप्शन लेके जाए आप। ये 3 ऑप्शन यही थे कि या तो ये वॉलंटरीली उनको कह दे कि वो खाली कर दे, और दूसरा ये कि अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आप कौमी लश्कर कर दे उसके खिलाफ, और तीसरा फिर यही होगा कि फिर जो आप टारगेट ऑपरेशन है वो तो आप करेंगे। तो इन लोगों ने जब गए, ये जगह जब गया, अच्छा। उनसे बात की तो उन्हें इनकार किया कि अब नहीं निकल रहे हैं। फिर उसकी दोबारा दूसरी भी बात, लश्कर का भी उनके बस में बात नहीं थी। तो फिर इसके कमिश्नर इनको लेटर लिख रहा है कि उन्हें कहा कि जी वॉलंटियरली वो लोग निकलना चाहते थे, कि ये सर्दियों में क्यों लेके गए इस बात को, अगर वो कमिश्नर इनको लेटर लिखते हैं, और ये फिर 14 तारीख जो इनके अपने मातहत हैं। अच्छा, फिर मुझे एक चीज़ समझा दीजिएगा जाहिद खान साहब। आवाम का सवाल ये भी है कि जब आप बार बार ये कहते हैं कि तीरा में कोई बाकायदा जो ऑपरेशन है, जो ग्रैंड ऑपरेशन है, वो नहीं हो रहा है, टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, फिर सवाल आप लोगों पर ये उठता है कि जब केपी की बेअमनी का जिक्र होता है, ख़ासतौर पर जब पार्लियामान में होता है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान उसका जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि उनका जो आबाई इलाका है उसमें तालिबान का कब्जा है और वो मजबूर हैं उन तालिबान को भत्ता देने के लिए, तो फिर वफाकी हुकूमत इस पर सफाइयाँ क्यों दे रही है कि जी हम वहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं या ऐसा कोई इरादा नहीं रखते हैं? आपका तो फिर इरादा होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि हम अपने जो इलाके हैं उन पर तालिबान को कब्जा करने दें, उनको भत्ता देते रहें। आपको तो फिर डंके की चोट पे कहना चाहिए कि हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं या करेंगे। देखिए, मैं बात नहीं समझी। मैंने कहा कि अगर कोई इलाका पूरा कब्जा किया हुआ है और उस पर पूरा मतलब डिस्ट्रिक्ट कब्जा किया, उस पर ऑपरेशन हो रही है, ये तो एक जगह पे आते हैं, रहते हैं, वहां पे ये काम करते हैं और फिर भाग जाते हैं या चली जाते हैं। हाँ। तो इसलिए टारगेट ऑपरेशन उसको कहते हैं कि टारगेट ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस बेस पे होते। देखिए, ये काम न मरकजी हुकूमत की न फौज की है, ये सूबाई हुकूमत की है हमेशा के लिए, क्योंकि लेकिन सूबाई हुकूमत ने इतना बेहिस किया हुआ अपने पुलिस फोर्सेस को, सीसीडी को और सबको। चलिए जाहिद साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मामलात को बड़े अच्छे से समझते हैं, फिर आप बता दीजिए कि इसका हल क्या है। हम इसी तरह से तजाद देखते रहेंगे, इसी तरह से बयानात देखते रहेंगे, इसी तरह से अदम इस्तेहकाम मुल्क के अंदर सियासी तौर पर हम देखते रहेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, या अमन आता हुआ हमें दिखाई देगा और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए दोनों तरफ से, पीटीआई की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी? सर देखिए जी, सबसे बड़ी बात, मैं एक सियासी कारकुन, आपने मेरे से बात की और मेरे जो एक्सपीरियंस है, ये टीटीपी वाले न मुज़ाकरात की बात है, ना अमन से ये आपके पास रहेगा, ना वो आपकी जो ला है हुकूमत है या हुकूमत की रियासत ये नहीं मानेगा। हुकूमत के रेट को नहीं मानेंगे। इससे के लिए तो आपने ऑपरेशन तो हर सूरत में करना है। अच्छा, ऑपरेशन मींस की टारगेट ऑपरेशन, क्योंकि उस तरह बेस अभी नहीं है उनकी कि कोई इलाका कब्जा किया हुआ है और वहां से वो कर रहे हैं। तो ये बदकिस्मती क्या है कि सूबाई हुकूमत अनरशिप नहीं ले रहे, और वो जब अनरशिप नहीं लेगा तो ये सिलसिला जू के तू रहेगा जिस तरह भी है। ये 13 साल तो वो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें इत्मीनान में नहीं लेते। अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं, ये चलिए डिसाइड का लफ्ज़ अगर मैं ना भी इस्तेमाल करूं, अगर आप ये सोच रखते हैं जैसे अभी आपने ये कहा कि ऑपरेशन ही हल है, तो फिर उन्हें इत्मीनान में ले लीजिएगा ना, कोई कमेटी बना लें, मुज़ाकरात कर लें, बैठ जाए उनके साथ।
सुने तो इसमें मरकज की नहीं होते ना, एक एफेक्स कमेटी होती है जिसमें कोर कमांडर होता है, आईजीपी होता है, आईजी होता है, और ये प्रिजाइड करता है कौन। जब हमारे वक्त में हो रही थी तो हम भी वही कहता, मरकजी हुकूमत से हमने कभी मदद भी नहीं मांगी थी, न मरकज हुकूमत से हमने बात की थी। ये एफेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी और उसमें भी ये सारी चीजें डिस्कस होती है। तो इसको हम ये कह रहे हैं कि जी अगर आपको इतराज है कि जिन जिन जगहों पे आपको इतराज है और आपने कोई नाराजगी उनसे, तो उनके साथ एफेक्स कमेटी आप मीटिंग बुलाए, वो ये चीफ मिनिस्टर उसका हेड करता है। आप फिर मुझे बताएं कि सारे इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास है, तो वो क्यों नहीं बुलाते हैं। इसका ये मतलब है कि ये खुद उस चीज को नहीं खत्म करना चाहते हैं, या वो जो एक चीज वहां पे चल रहा है जो लोगों की मुश्किलात है उसमें इजाफा। देखिए वो ठीक, आपको लगता है कि मसले का हल बड़ा आसान है और वो पीटीआई के अपने सीएम के इख्तियार में है, एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लें, उसमें ये मामला रख लें, जो लोग जिम्मेदारान हैं उनके साथ बैठ जाएं और मामला तय कर लें। लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, यानी एक और इल्जाम आपकी तरफ से पीटीआई के ऊपर। वो इसलिए नहीं, मैं एक बात करूं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि उसके पास टाइम नहीं है। वो तो टाइम के लिए कभी लाहौर जा रहे, कभी कराची जा रहे, अभी अपने सूबे में रैलियां निकाल रहे और फिर रहे। भाई खुदा के आप ऑफिस में बैठ जाओ, वो आवाम के लिए जिसने आपको, वो कहते हैं ये आवाम नहीं, वो कर रहे हैं ना। 400 अरब रुपए उन्होंने रखे थे ना जाहिद साहब, 400 अरब रुपए उन्होंने रखे थे। अभी शफकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके तर्जुमान सीएम के, उन्होंने हमें बताया कि वो 400 अरब रुपए जो हैं उनमें से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तीरा के लोगों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, तो खर्च की जा रही है ना। सुन लेना, खर्च तो पैसे चलो कर रहे हैं, उसमें करप्शन कितना हो रहा है या क्या, ये बातें छोड़ देंगे, ठीक है, उन पे खर्च कर रहे हैं। अब मुझे बता दें कि हल क्या है, ये कर क्या रहे हैं उनके लिए। ये जो अमन अमान का मसला है हमारे सूबे में, ये जिस तरह मौलाना फजल रहमान का, और मैं भी आपको कहता हूँ ठीक हो गया जी, शाम के बाद आप पिशावर के जो मजाफात है उसमें आपकी पुलिस अपनी तानों से नहीं निकल सकती है। जाहिद साहब, सूरत हाल बड़ी गंभीर है और दिलचस्प उस पर का ये है वाकया कि हम आपसे सवाल करते हैं और आप जाते जाते हमसे सवाल पूछ लेते हैं कि इस पे क्या होना चाहिए। तो हम तो आपको नहीं बता सकते क्योंकि आपने ही करना है, आपने ही उनको लेकर बैठना है, उन्होंने आपके साथ बैठना है, आप लोग आपस में नहीं बैठ रहे हैं, तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवाल पूछ सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद खान साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब हम जिक्र करने जा रहे हैं सरहद पार हमारे हमसाए अफगानिस्तान का। नाज़रीन, अफगानिस्तान इस वक्त एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां उसकी माशी तरजीहात और सिक्योरिटी ज़रूरियात के दरमियान गहरी खलीज हायल हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने माली साल 2025 के पहले 9 माह में जमा किए गए जो 200 अरब अफगानी रुपए हैं, उनमें से तकरीबन 96.6 अरब अफगानी रुपए जो 15 लाख डॉलर्स बनते हैं, सिक्योरिटी इकदाम पर फूंक डाले हैं। ये जो रकम है नाज़रीन, ये तमाम मुल्की अखराजात का तकरीबन 48 से 49% बनती है। अफगानिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल से मुतालिक गुज़िश्ता साल दिसंबर में तैयार की गई रिपोर्ट जो हाल ही में शाया हुई है, उसमें बताया गया है कि बाकी मानदा जो 50% हैं उनमें से सिर्फ 15.7 अरब रुपए अफगानी अवाम जो हैं उनकी फलाह बहबूद और तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए गए हैं। ये जो तजाद है अब ये वाज़ेह करता है कि अफगान हुक्मरानों के लिए माशी खुशहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ और अपने दाखिली जो ख़तरात हैं, हुकूमत को जो दाखिली ख़तरात हैं, उनसे निमटना पहली तरजीह बन चुकी है। तालिबान की जानिब से नाज़रीन एक मुनज़्ज़म सिक्योरिटी ढांचे की तश्कील एक बहुत बड़ा मालियाती बोझ बन चुकी है। सरकारी दावों के मुताबिक अफगानिस्तान की जो बाकायदा फ़ौज है उसकी तादाद 1,68,000 और पुलिस की अगर बात की जाए पुलिस फोर्स की तो उसकी तादाद 2,10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अब जो इतनी बड़ी अफरादी कुव्वत है उसकी तनख्वाहों और इंतज़ामी अखराजात को पूरा करना ज़ाहिर है कि आलमी पाबंदियों के ज़द में उलझी मईशत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी के पेश नज़र तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी जानिब से सिक्योरिटी सेक्टर के अमले में 20% कमी के अहकाम सामने आए थे ताकि माली दबाव को कुछ कम किया जा सके। ताहम दाइश, खुरासान जैसे ग्रुपों की मौजूदगी और सरहदी तनाज़ात की वजह से दिफाई अखराजात में कमी लाना अब तक एक संगीन चैलेंज है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि माशी अदाद व शुमार पर नजर डाली जाए तो माली साल 2025 के पहले 9 माह में अफगानिस्तान की कुल आमदनी जो है वो 200.9 अरब अफगानी रुपए रही, जबकि कुल अखराजात उसके जो थे वो 202.9 अरब अफगानी रुपयों तक जा पहुँचे थे। इसके नतीजे में हुकूमत को तकरीबन 2 अरब अफगानी जो रुपए हैं उनके बजट खसारे का सामना करना पड़ा।
یہ جو خسارہ ہے یہ صاف ظاہر کر رہا ہے ناظرین کہ صرف داخلی ٹیکسوں اور کسٹمز ڈیوٹی سے اتنے بڑے دفاعی نظام کو چلانا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ جب ریاست کا 50% بجٹ بندوقوں اور سپاہیوں پر خرچ ہو تو تعلیم، صحت اور زراعت جیسے عام شعبے تو ظاہر ہے خود بخود جو ہیں وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ افغانستان کی 70% سے جو زائد آبادی ہے ناظرین وہ اس وقت غربت کی لکیر سے بہت نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، اور اگر یہ جو بجٹ خسارہ ہے یہ ایسے ہی برقرار رہا تو انسانی بحران جو ہے وہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان سے افغان شہریوں کی واپسی اور پاکستان کے ساتھ جو سرحد کی طویل مدت تک بندش ہے اس نے افغانستان کی معیشت پر دباؤ ڈالا ہے۔ ناظرین رپورٹ کے مطابق محدود اقتصادی ترقی اور مہنگائی کم ہونے کی وجہ سے بھی افغانستان میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو وہاں کی حکومت ہے اسے محصولات میں اضافہ تو ہوا ہے، تاہم محدود جو سرمایہ کاری ہے اس نے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہونے نہیں دیا ہے۔ عالمی بینک نے اندازہ لگایا ہے کہ رواں مالی سال میں فی کس جو مجموعی گھریلو آمدنی ہے وہ تقریباً 4% کی کمی کا شکار ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں غربت جو ہے اس میں ظاہر ہے مزید اضافہ ہو رہا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ بتایا یہ بھی گیا ہے اس رپورٹ میں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی بندش سے افغان تجارت میں نمایاں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے بجائے ایران اور وسطی ایشیا کے ذریعے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ اثرات ظاہر ہیں کہ ناکافی ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ گزشتہ 5 ماہ کے مقابلے میں دسمبر میں تجارتی خسارہ 1.2 ارب ڈالرز تھا، اور اس کی بڑی وجہ افغانستان کے بیرون ملک برآمدات میں نمایاں کمی، نقل و حمل کے زیادہ اخراجات اور متبادل راستوں پر لاجسٹک کی تاخیر تھی، اور اس کا سبب پاکستان کی جانب سے تجارتی رابطے کا تعطل اور سرحدوں کی بندش رہی ہے۔ اب اس مسئلے کے حل کے لیے طالبان حکومت کے وزیر تجارت نے نئی دہلی کا دورہ بھی کیا تھا، تاہم اس دورے سے بھی افغان تاجروں کی امیدیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پائی ہیں۔ سیکیورٹی پر نصف بجٹ کے اخراجات کے باوجود ورلڈ پیس انڈیکس اور افغانستان کی پوزیشن تنزلی کا شکار ہو چکی ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی تازہ رپورٹ کہتی ہے کہ طالبان حکومت میں سیکیورٹی بحران کی جو شدت ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور افغانستان عالمی درجہ بندی میں 163 ممالک میں سے 198ویں نمبر پر پہنچا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ مستحکم مستقبل کے لیے طالبان حکمرانوں کو سیکیورٹی سے ہٹ کر عوامی ترقی کی جانب توجہ دینا ہوگی، بصورت دیگر معاشی عدم استحکام اس کے دفاعی حصار کو مزید کمزور کر سکتا ہے۔ غالباً اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں ناظرین کہ وہ افغانستان جو دیگر ممالک کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ تھا آج خود اسی خطرے کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ یہی ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد